प्रणाम मुद्रा में आंखें बंद, गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक बार स्लाइड का लास्ट वाला पेज नंबर देखना चाहेंगे, जो भी मॉनिटर कर रहे हैं प्लीज। लास्ट 37, 38 लास्ट नंबर देखेंगे। लास्ट नंबर देखेंगे, फिर जहां पढ़ रहे थे वहीं पर आ जाएंगे। सबसे नीचे स्क्रॉल करके ले आएंगे। उसकी बस हेडलाइन देखनी। ठीक है, चलो ठीक है, वहीं वापस आएंगे जहां पर पढ़ रहे थे। पढ़ेंगे मीनाक्षी जी यदि है तो। लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम। कोई और भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, यदि मीनाक्षी जी नहीं और हिंदी सही हो तो पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं क्या मैम? हाँ पढ़िए। लिम्फेटिक सिस्टम वही से पढ़ना है ना? yes. लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम शरीर के अंगों और ऊतकों में रुधिर कोशिकाएं प्रत्येक कोशिका तक नहीं जा सकती। श्वेत रुधिर व प्लाज्मा कणिकाएं कोशिकाओं की दीवार में से छनकर ऊतक कोशिकाओं के बीच स्थान में पहुंचती है। इस छने हुए द्रव को लसिका लिम्फ कहते हैं। मनुष्यों में लसिका का परिसंचरण लसिका तंत्र द्वारा होता है। लसिका तंत्र सूक्ष्म आकार की लसिका वाहिनियों से प्रारंभ होता है, जो उपास्थि मस्तिष्क एवं सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर शरीर के अन्य भागों में एक जाल सा बनाए रहते हैं। इनकी अंतिम शाखाएं दूरस्थ सिरों पर बंद होती है। लसिका का मुख्य कार्य लिम्फोसाइट्स का निर्माण करना, टूटी फूटी लाल रुधिर कणिकाओं तथा रुधिर प्लेटलेट्स या बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स को नष्ट करके रुधिर की सफाई करना, एंटीबॉडी का संश्लेषण करना, रुधिर की अतिरिक्त मात्रा को संग्रह करने का कार्य करना तथा भ्रूण के प्लीहा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करना है। रक्त, ब्लड, ये देख रहे हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसका एक और नाम है इम्यून सिस्टम, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं रोग प्रतिरक्षा तंत्र। लसिका तंत्र का ही दूसरा नाम है हिंदी में रोग प्रतिरक्षा तंत्र
और लिम्फेटिक सिस्टम को इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून सिस्टम। पढ़ेंगे रक्त के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। कौन सी? WBC, व्हाइट ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल्स, फिर प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। रक्त एक ऐसा जीवन द्रव वाइटल फ्लूइड है जिस पर प्राणियों का जीवन निर्भर करता है। शरीर के सभी कार्य इसी जीवित माध्यम पर ही आधारित है। रक्त शरीर में नलिकाओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा प्रवाह बहता रहता है। रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। रक्त एक तरल ऊतक है जो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक तरल अंश होता है जिसे रक्त प्लाज्मा कहते हैं तथा दूसरा भाग ठोस अंश जो रक्त कोशिकाओं ब्लड कॉर्पिसल के रूप में होता है। रक्त के 45% भाग में कण रहते हैं और शेष भाग में रक्त प्लाज्मा होता है। रक्त के संगठन को इस प्रकार समझा जा सकता है। 1 रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। रक्त कण या रक्त कोशिकाएं ब्लड कॉर्पिसल्स 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, लाल रुधिराणु RBC और इरिथ्रोसाइट्स। सेकंड, श्वेत रुधिराणु WBC और ल्यूकोसाइट्स। थर्ड, बिंबाणु प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। फर्स्ट, रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा रंगहीन द्रव है जो हल्के पीले रंग का होता है। यह रुधिर का लगभग 50 to 55% भाग बनाता है, जिसकी रचना शरीर के विभिन्न भागों में तथा भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग होती है। सामान्य रूप से इसमें 90% मात्रा जल की, 6 to 9% प्रोटीन, शर्करा, वसा की तथा 1% अकार्बनिक लवणों की होती है। जब रक्त क्षतिग्रस्त ऊतक के संपर्क में आता है तो रक्त प्लाज्मा में स्थित फाइब्रिनोजन ही जमकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त कण या रक्त कोशिकाएं, ब्लड कॉर्पिसल्स। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, लाल रुधिराणु RBC, रेड ब्लड कॉर्पिसल्स RBC और एरिथ्रोसाइट्स। रुधिर में लाल रक्ताणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। मनुष्य में इनका व्यास 7.5 तथा मोटाई 1 to 2 होती है। लाल रक्त कण नन्ही गोल चपटी टिक्किया के समान होती है, जो दोनों ओर से कुछ दबे से अर्थात उभयावतल बाइकॉनकेव होते हैं। इनमें चिपकने की क्षमता होती है। RBC के कोशिका द्रव्य में लाल रंग का हीमोग्लोबिन नामक आयन यौगिक होता है। हीमोग्लोबिन में लोह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन तथा आयन यौगिक हीमोटिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयन फेरस अवस्था में होता है, अतः इसमें ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता होती है, किंतु यह संयोग अस्थायी होता है। इस प्रकार बना यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। यह कम ऑक्सीजन वाले भागों में पहुंचने पर विघटित होकर ऑक्सीजन को स्वतंत्र कर विघटित होकर ऑक्सीजन को स्वतंत्र कर देते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है तथा श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करता है। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु 110 से 120 दिन होती है। इस अवधि के पश्चात कोशिकाएं क्षय होने लगती है। सेकेंड, श्वेत रुधिराणु, व्हाइट ब्लड कॉर्पिसल्स और ल्यूकोसाइट्स। और श्वेत रुधिराणु या ल्यूकोसाइट्स RBC की अपेक्षा बड़े किंतु संख्या में अपेक्षाकृत बहुत कम होते हैं। मनुष्य में इनकी संख्या, ये सोना क्या है मैडम? ये है 9000 प्रति घन मिलीलीटर। ये पढ़ेंगे आगे वाला। 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, किंतु रोगजनक पैथोजेनिक अवस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनके कोशिका द्रव्य में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। श्वेत रुधिराणु WBC रोगाणुओं से लड़ता है और रोगों में हमारी रक्षा करता है। इनके जीव द्रव्य में उपस्थित या अनुपस्थित कणिकाओं ग्रैन्यूल्स के आधार पर श्वेत रुधिराणुओं को 2 समूहों में रखा गया है। ए, ग्रैन्युलोसाइट्स या कणिकीय। ग्रैन्युलोसाइट्स के कोशिका द्रव्य में विभिन्न आकृति के कण रहते हैं।
इनका केंद्र पॉलीमय लोब होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स। बी अग्रैन्युलोसाइट्स या अकणिकीय। एक कणिका वहीन कोशिकाएं हैं जिनके कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं होते। ये 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स। थर्ड, बिंबाणु, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाए जाते हैं तथा इनका कार्य रुधिर का थक्का बनाने में मदद करना है। आरबीसी के समान ही ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में इनकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये शरीर से बाहर निकलते ही टूट जाते हैं। इसी कारण इनकी रचना का अध्ययन नहीं हो पाया है। आरबीसी के साथ ही इनका भी विकास अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड। रक्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट, यह शरीर के विभिन्न अंगों को आवश्यक पोषक तत्व, रासायनिक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अवशिष्ट पदार्थ वापस ले जाता है। इस प्रकार शरीर अपनी सामान्य क्रियाएं करने में समर्थ होता है। सेकंड, रक्त फेफड़े में पहुंचकर लाल रक्त कण आरबीसी के ही हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन प्राप्त करके उसका संवहन करता है और उसे ऊतकों में वितरित करता है। थर्ड, पचा हुआ भोजन रक्त के प्लाज्मा में मिल जाता है और शरीर के भिन्न भिन्न भागों में पहुंचता है। फोर्थ, रक्त ऊतकों में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के विकारों को उत्सर्जी अंगों तक ले जाकर उनका निष्कासन करवाता है। फिफ्थ, नियमित योगाभ्यास करने से नाड़ी गति सामान्य से रिकवर हो जाती है। इससे हृदय को विश्राम में अधिक मिल जाता है। इस कारण हृदय अधिक देर तक अथवा कठोर कार्य भी कर सकता है। सिक्स्थ, योगाभ्यास से शरीर में रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन वहन की क्षमता बढ़ जाती है। शरीर की, मैडम आगे की स्लाइड करेंगे। योगा शरीर में कोशिका की संख्या बढ़ जाती है, वहन की क्षमता बढ़ जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र के रोगों में निम्नलिखित योगाभ्यास काफी उपयोगी है। फर्स्ट, षटकर्म, सेकंड आसन, फोर्थ जलनीति, कपालभाति। आपकी वॉइस कट रही है। रेशमी जी पढ़ेंगे। हेलो रेशमी जी, आवाज आ रही है मेरी? सब पहले तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। जितने लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग घर पे हैं वो कैमरा ऑन कीजिए। मैम हम पढ़ेंगे? हाँ पढ़ेंगे सर, लेकिन जिनकी हिंदी सही हो, स्पष्ट हो, वही पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए, देखते हैं। ये पढ़ रहे, रक्त परिसंचरण तंत्र के रोगों में निम्नलिखित योगाभ्यास काफी उपयोगी है। यहाँ से माइक अनम्यूट कीजिए, सरस्वती जी पढ़ेंगे। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, विशेष जलनीति, कपालभाति, संधि संचालन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कोटि चक्रासन, शवासन, 15 मिनट का शशकासन, वज्रासन, मकरासन, सत्तासन। वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, बस क्लियर नहीं ना, क्लियर नहीं। मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। मैम कहाँ से पढ़ना है? ये आपके पास पीडीएफ नहीं है? देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के रोगों में निम्नलिखित योगाभ्यास काफी उपयोगी है। यहाँ से दिखा स्लाइड में सामने, जहाँ षटकर्म, आसन, नंबरिंग। ठीक है मैम, पढ़ रही हूँ। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, विशेष जलनीति व कपालभाति, संधि संचालन, ताड़ासन, तृतीय ताड़ासन व कटि चक्रासन, श्वासन, 15 मिनट। मैम 15 मिनट नहीं, ठीक है, चलिए
फिर हम कंप्लीट करते हैं। रक्त परिसंचरण तत्व के रोगों में योगाभ्यास निम्नलिखित योगाभ्यास काफी उपयोगी है। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, विशेष, जल नीति और कपालभाति। संधि संचालन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, शवासन 15 मिनट का, शशांकासन, वज्रासन, मकरासन, सर्पासन। फिर बिना कुंभक के सूर्यभेदी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी और उज्जयी प्राणायाम की बात करें। योग निद्रा, सोहम साधना, गायत्री मंत्र जप, तंत्रिका गायत्री मंत्र जप। ठीक है, तो रक्त परिसंचरण जो हमारा तंत्र है जिसमें हमारे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये शामिल है। तो ये सब क्या है, इन सब का निर्माण कहाँ हो रहा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का सबका निर्माण बोन मैरो, अस्थि मज्जा में हो रहा है, हड्डियों के बीच में हो रहा है। दूसरा, जो हमारे आरबीसी का जो जीवन काल है वो 120 दिन का है, डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन का है, प्लेटलेट्स का भी आरबीसी के बाद प्लेटलेट्स का टाइम पीरियड है, कार्यकाल है। आरबीसी क्या है? जो हमारा ब्लड है, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बोलते हैं ना कि इनका हीमोग्लोबिन कितना है, कम हो गया, कोई व्यक्ति बीमार है तो हीमोग्लोबिन चेक होता है, तो वो आरबीसी के अंदर काउंट हो रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या है? कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है, बार बार उसका शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो रहा है। कोरोना के टाइम में सबको याद है लंग्स अफेक्टेड हो रहे थे। किसकी प्रॉब्लम हो रही थी? डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो रही थी। फिर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? जो खून का थक्का है जिसके कारण हमारा ब्लड थिक फॉर्म में बना रहता है। यदि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हो जाएंगे तो खून रुकेगा ही नहीं, खून बहता ही रहेगा, जो हमारे लिए हार्मफुल है। फिर प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा के अंदर ये सभी चीजें फ्लोट कर रही है। तो ये हमने 4 जो चीजें पढ़ी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, किसके अंदर देख रहे हैं? यदि आपने ये पढ़ रखी है स्लाइड तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल नया लगेगा आपको पढ़ना, क्योंकि इतना फास्ट नहीं हो सकता रिकवर। तो ये जो हमारा ब्लड है, ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले सत्कर्म करना चाहिए, फिर आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं, और प्राणायाम ब्लड के प्यूरिफिकेशन में सबसे अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्राणायाम जैसे ही हम करते हैं तो श्वास, जब हम इनहेल करते हैं, श्वास लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ पहुंचता है। ऑक्सीजन जब ब्लड के साथ पहुंचेगा तो पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देगा, पूरे शरीर के सभी नस, नाड़ियां, आर्टरीज, वेन्स सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्लड हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्राणायाम को विशेष महत्व दिया जाता है अपने पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए। पूरा सिस्टम का मतलब पूरे शरीर की ओवरऑल हेल्थ को ठीक करने के लिए प्राणायाम मस्ट है। और प्राणायाम में भी प्राणायाम कहाँ इफेक्ट कर रहा है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स, इम्यून सिस्टम, जहां पर हमारी सभी ब्लड सेल्स हैं, तीनों को एक साथ एक्टिवेट करता है, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये सभी चीजें प्राणायाम, आसन, सत्कर्म सबको बताया गया है। अब ये आप क्लास में जब सीखेंगे और पीडीएफ भी पढ़ेंगे और खुद प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग तंत्रिका तंत्र का संक्षिप्त परिचय। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र का संक्षिप्त परिचय। ये बताइए, आप सब लोग इतने सारे लोग हैं, कितने लोग जुड़े हैं? आप में से किसी की हिंदी अच्छी नहीं है? क्योंकि हम लगातार पढ़ते हैं, फिर समझाने में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन लगातार पढ़ना थोड़ा सा टफ होता है। 1 मिनट किसी मैम, अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है। रेशमी जी, पढ़ो क्या मैं फिर? जी मैम, मैं हूँ। मेरा आवाज क्लियर है क्या मैम? हाँ, बिल्कुल क्लियर है जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ तो इसीलिए। कहाँ से पढ़ूँ मैम? नर्वस सिस्टम से पढ़ूँ क्या?
तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में सबसे द्रुत गति करने वाला संचार माध्यम है। यह हमारे आंतरिक अंगों के कार्यों जैसे गति, समझ, विचार, संवेदनाओं आदि को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। एक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको एक मिनट रुकेंगे, यहीं पर रुकेंगे। ये जो हमारा, इसको ध्यान से देखिए और इसको टिक कर लेंगे या ब्रैकेट में कर लेंगे। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। सेकेंड है परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और फिर थर्ड है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सब लर्न कर लेंगे हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें जैसे जिसको समझ लगे, इजी लगे वैसे करेंगे। चलिए आगे देखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, मस्तिष्क और सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क यानी ब्रेन। एक, मस्तिष्क खोपड़ी के कपाल गुहा में स्थित रहता है। मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ण विकसित होता है। वयस्कों में इसका वजन लगभग 1300 ग्राम होता है। यह भार 1350 ग्राम होता है। यह भार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का लगभग 98% होता है। भावात्मक विचार, निर्णय करने की क्षमता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति आदि बिना पूर्ण विकसित मस्तिष्क के संभव नहीं है। यह सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, संवेदनाओं को प्राप्त करता है और भावनाओं इमोशंस को महसूस करता है। मस्तिष्क अस्थि के आवरण से घिरा होता है, जिसे क्रैनियम कहते हैं, जो इसे बाह्य आघात से बचाता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक, अग्र मस्तिष्क, 2, मध्य मस्तिष्क, 3, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, इसे 4 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा बेसल गैंग्लिया। ए, सेरेब्रम, यह मस्तिष्क की ऊपरी तथा सबसे बड़ा भाग है। सेरेब्रम प्रत्येक तंत्रिकाओं मोटर नर्व्स इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी तथा संवेदी तंत्रिकाओं सेंसरी नर्वस इम्पल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन के कार्यों को नियंत्रित करता है। सेरेब्रम स्मरण शक्ति, मेमोरी, तर्क शक्ति, रीजनिंग, इच्छा शक्ति, विल, निर्णय शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। बी, थैलेमस, यह मुख्य रूप में संवेदी आवेग सेंसरी इम्पल्स को ग्रहण करने का कार्य करता है। यह सेरिब्रल कॉर्टेक्स के संवेदी क्षेत्र सेंसरी एरिया में सूचनाओं को लेकर फैलता है। यह मुख्य संवेदी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। इसकी सहायता से दर्द, पेन, ताप, टेम्परेचर, प्रकाश, लाइट, स्पर्श, टच तथा दबाव, प्रेशर आदि महसूस किया जाता है। थर्ड वेंट्रिकल के बगल में तंत्रिका कोशिकाओं, नर्वस सेल तथा तंतुओं, फाइबर का एक पिंड होता है, जिसे थैलेमस कहा जाता है। सी, हाइपोथैलेमस, यह पीयूष ग्रंथि के पिछले खंड पोस्टीरियर लोब से जुड़ा होता है, जहां से यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप, भूख और प्यास आदि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस पीयूष के ठीक ऊपर स्थित नर्वस सेल के कई समूहों से बनी रचना होती है। यह अंतः स्रावी ग्रंथियों, एंडोक्राइन ग्लैंड के
स्राव को भी नियंत्रित करता है। डी बेसल बेसल गैंग्लिया प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फीयर के श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर के छोटे से क्षेत्र में पूरे पदार्थ ग्रे मैटर में घसी हुई संरचना होती है, जिसे बेसल गैंग्लिया या न्यूक्लियाई कहते हैं। दो मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क के बीच स्थित रहता है। यह करीब 2 सेंटीमीटर लंबा और सफेद पदार्थ की दो डंठलनुमा संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से आवेग लाने एवं ले जाने का कार्य करती है। 3 पश्चिम मस्तिष्क हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ए पोन्स, बी मेडुला, सी ऑब्लोंगोटा तथा बी मेडुला ऑब्लोंगोटा तथा सी सेरेबेलम। ए पॉन्स यह ऊपर की ओर मिड ब्रेन एवं नीचे की ओर मेडुला ऑब्लोंगोटा के बीच स्थित रहता है। इसमें वे तंतु रहते हैं जो ऊपर तथा नीचे की ओर आवेग ले जाते हैं, तथा कुछ तंतु ऐसे होते हैं जो सेरेब्रम से जुड़ते हैं। यह श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। बी मेडुला ऑब्लोंगोटा यह ऊपर की ओर पोन्स एवं नीचे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के बीच स्थित रहता है। इसमें हृदय एवं श्वसन केंद्र स्थित होता है, जिन्हें महत्वपूर्ण केंद्र भी कहा जाता है। यह हृदय एवं श्वसन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। रक्त वाहिनियों के व्यास को नियंत्रित करते हैं। यह प्रायवर्ती केंद्र को भी नियंत्रित करता है, जिनके उद्दीप्त होने से उल्टी, छींक तथा खांसी होती है। सेरेबेलम यह पश्चिम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो पोन्स के पीछे तथा सेरेब्रम के पश्च भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। यह पोन्स तथा मेडुला ऑब्लोंगोटा से फोर्थ वेंट्रिकल द्वारा पेशियों की गतियों में समन्वय स्थापित करता है। संतुलन को बनाए रखता है। मैम पीडीएफ नहीं दिख रहा है। पीडीएफ नहीं हाँ। दिख रहा तो आप दिख रहा है अभी? हाँ आया मैम। ठीक है। कहाँ पढ़ रहे थे? सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे लंबा तथा बेलनाकार भाग है। यह मेडुला ऑब्लोंगोटा के अंतिम हिस्से से शुरू होकर कटी प्रदेश की कशेरुकाओं तक फैला होता है। इसके आधे भाग में भूरा द्रव्य ग्रे मैटर तथा शेष आधा भाग श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर का बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यह स्नायु से मिलकर बना होता है। यह स्नायु संपूर्ण शरीर में जाल की तरह एक मिनट मैम ये स्नायु से मिलकर बना होता है। ये स्नायु संपूर्ण शरीर में जाल की तरह फैला होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक फिर से नहीं दिखा, एक बार लीव करके ज्वाइन कीजिए। ठीक है। फर्स्ट है कपाल तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व्स। ये मस्तिष्क से आरंभ होकर मस्तिष्क में ही समाप्त होती है। इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी 12 पेयर्स होती हैं, जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑप्टिक नर्व, फेशियल नर्व्स आदि। इसके बाद सेकंड है सुषुम्ना स्नायु। स्पाइनल नर्व से जो है हमारी, ये सुषुम्ना से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैली रहती है।
इसकी संख्या 31 जोड़े हैं। देखिए 31 जोड़े पेयर में है, 31 पेयर है, 31 जोड़े होती है। कैसेरिका के अनुसार इन्हें विभाजित किया गया है। जैसे सर्वाइकल नाम 8 जोड़े, पढ़ो मैम। हाँ 8 है, लेकिन 7 आप काउंट करेंगे। ये 8 क्या है, यहाँ पे 31 को कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन जब एक नवजात शिशु थोड़ा बड़ा हो जाता है तो 31 ये जो हमारे नंबर से कितने में आ जाएंगे, 26 में। ठीक है, तो बड़े लोगों में जो हमारे बच्चों से लेके बड़े लोगों में कितनी होती है हमारी जो वर्टिब्रीज है वो होती है 26, और बच्चों में नवजात शिशुओं में कितनी होती है 31। ठीक है, ये उन्हीं को बताया जाए जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। बोलेंगे हाँ मैम। मैम एक मिनट, कौन सा पेज थोड़ा मुझे बोल देंगे कि मैं अपना पीडीएफ निकाल रही हूँ। आप अपना पीडीएफ 1 मिनट ऊपर करेंगे। रुकिए पेज नंबर देखेंगे तो 41 या 40 के आसपास, 41 है, सही है, 41 ही है, 41। हाँ चलिए हाँ हाँ मैम आया। सर्वाइकल नर्व्स 8 जोड़े, थोरेसिक नर्व्स 12 जोड़े, लंबर नर्व्स 5 जोड़े, सैक्रल नर्व्स 5 जोड़े, कॉसियल नर्व्स 1 जोड़ा। ये जोड़े नहीं होंगे, एक होंगे। ठीक है, जोड़े इसलिए नहीं होंगे, जोड़े में तो बहुत आगे चले जाएंगे। ठीक है, एक सिंगल है, सब जितना 8 है, 12 है, 5 है, 1 है, जिस जहाँ जोड़े लिखा है सब लोग कट कर देंगे। जोड़े का मतलब तो पेयर हो गया पूरा जाके। 31 होते हैं, ये नंबर लिखेंगे, जोड़े में नहीं लिखेंगे। जोड़े जहाँ है उसको ब्रैकेट में कर देंगे, नहीं तो उसका सेंस आप अपना गलत समझ लेंगे। चलिए, तो ये हमने क्या किया, जो हमारी स्पाइन है, लिसन केयरफुली अगेन, जो हमारी स्पाइन है इसमें कितनी वर्टिब्रेज हैं, नवजात शिशु में 31 है, और वैसे सिंगल जो सिंपल लोगों में देखेंगे तो कितने हैं, 26 है। ठीक है, तो जब 26 होंगे तो क्या होगा, सर्वाइकल कितनी है बड़े लोगों में, 7 है, थोरेसिक जो है वो 12 ही है। ठीक है, उनको पेयर्स में कह भी सकते हैं, वो 12 ही है। फिर लंबर देखते हैं ना, जो है हमारा L5 है वो 5 है, सैक्रल जो है हमारा ये 1 है, और कॉक्सियल 1 है। ये कब 1 है, बड़े लोगों में, और बच्चों में जैसा दिख रहा है जितने नंबर्स दिए 31 वो उतने ही है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जब पूछा जाए 31 वर्टिब्रेज कहाँ पर है नर्व स्पाइन में, तो वो छोटे बच्चों में पाई जाती है, और 26 बड़ों में पाई जाती है। ठीक है, बड़ों में विद्यमान रहते हैं। अब देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, नर्वस सिस्टम को देखा। नर्वस सिस्टम के 3 भाग थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये 2 भाग हैं, कौन कौन से, ब्रेन और स्पाइन। तो ब्रेन में भी हम लोगों ने देखा कि फ्रंट ब्रेन मतलब अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क। 3 पार्ट्स में ब्रेन डिवाइड है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पाइन देख रहे हैं। स्पाइन में कितनी वर्टिब्रेज हैं हमारी, उनको देख रहे हैं। नवजात शिशुओं में 31, बड़ों में 26। अब आगे बढ़ते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़े। जी मैम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यह तंत्रिका तंत्र का अनैच्छिक इनवॉल्यूंटरी भाग होता है जो शरीर में स्वतः होने वाली क्रियाओं जैसे दिल की धड़कन, हार्टबीट, पाचन नली के ग्रंथि स्राव को नियंत्रित करता है। इसे अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह मेरुदंड के सामने दोनों ओर स्थित होता है तथा सुषुम्ना से स्नायु गुच्छक के द्वारा जुड़ा रहता है। यह हृदय गति, श्वसन गति आदि शारीरिक क्रियाओं की रफ्तार को बढ़ा देता है। पुनरुकंपी तंत्रिका तंत्र, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र के ठीक विपरीत कार्य करती है।
5.3 योगाभ्यास का तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। हमारे शरीर के सभी अंग तभी कार्य करते हैं जब मस्तिष्क के आदेश मिलता है। अतः मस्तिष्क को पूरे शरीर का मुख्यालय हेड ऑफिस कहा जाता है। स्वभाव योगाभ्यास के समय हमारे शरीर की समस्त गतिविधियां तेज हो जाती है, इसीलिए हमारा तंत्रिका तंत्र भी तेजी से कार्य करने लगता है। योगाभ्यास से मस्तिष्क अपने सामर्थ्यानुसार कार्य करने में सक्षम हो जाता है। नियमित योगाभ्यास करने से तंत्रिका तंत्र प्रभाव का सामान्यतः मस्तिष्क का लगभग 13% हिस्सा ही कार्य करने में सक्षम होता है, लेकिन योगाभ्यास से मस्तिष्क की कार्य करने की क्षमता का असीमित विस्तार किया जा सकता है। नियमित यौगिक अभ्यासों से मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र आदि सजग बनता है, जिससे संवेगों के मस्तिष्क में पहुंचने और मस्तिष्क द्वारा आदेश को प्रेषित करने के समय कम लगता है करने में समय कम लगता है। प्राणायाम तथा ध्यान से मन की चंचलता दूर होती है और मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। इस प्रकार मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। योगाभ्यास तनाव और निद्रा त्वरित मुक्ति दिलाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों को दूर करने में निम्नलिखित योगाभ्यास काफी उपयोगी है। एक आसन, पवन मुक्तासन श्रृंखला भाग 1, शशंकासन, भुजंगासन, भुजंगासन, मार्जरी आसन, गोमुखासन, भुजंगासन, मार्जरीयासन, गोमुखासन, वज्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, शवासन। प्राणायाम नाड़ी शोधन, प्राणाकर्षण, भ्रामरी, उज्जाई। क्रिया जल नीति, वमन, कपालभाति, त्रटक। मुद्रा भाती है, भाती नहीं है, कपाल भाती। हाँ, कपालभाति। मुद्रा खेचरी मुद्रा, सांभवी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा। विशेष योग निद्रा, सोहम साधना, गायत्री मंत्र जप। 5.4 अंततः स्त्रावी तंत्र। ठीक है, अब 1 मिनट रुकेंगे हैं। पहले तो एक बार देख लेते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अभी हम लोग ने देखा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? जब हम लोग सुबह क्लासेस लेते हैं प्रैक्टिकल वाली, तो नर्वस सिस्टम के लिए सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग करने का है सबसे पहले जल लो, ठीक है, सटकर में। फिर आसनों में कौन सा आसन है? शशांक आसन। ठीक, वन ऑफ द बेस्ट, नोट करना और नोट कर ले, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में सुन ले। आसनों में सबसे अच्छा है शशांक आसन। फिर प्राणायाम में है अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम है जो हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे नर्वस सिस्टम के बाद जो प्राणायाम है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी प्राणायाम। फिर इसी में एक और आता है ओम चैंटिंग, जैसे जो हमारा जप लिखा है, तो जप में कौन सा सबसे अच्छा है? जप हमारा गायत्री मंत्र, ओम चैंटिंग, ये हमारे जप में सबसे अच्छे। मुद्राओं में ज्ञान मुद्रा और खेचरी मुद्रा। तो खेचरी मुद्रा थोड़ा टफ होता है, लेकिन लिखना चाहे लिख ले खेचरी मुद्रा, ठीक है। और ज्ञान मुद्रा जिसे हम लोग ऐसे लगाते हैं, चिर मुद्रा भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सुबह के क्लासेस में आप यूज करते होंगे। इसके बाद है विशेष में क्या है? योग निद्रा, सोहम साधना, गायत्री मंत्र जप। ये सभी हमारे माइंड को रेस्टिंग मोड में लेकर आते हैं। तो जब माइंड हमारा रेस्टिंग मोड में आता है तो भी हमारा ब्रेन डेवलप होता चला जाता है पॉजिटिव मैनर में। अदरवाइज क्या होता है? फिर फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस आ रहा होता है। इनसे हम मुक्त होते हैं। कब मुक्त होते हैं? जब हम प्रॉपर तरीके से योग का अभ्यास करेंगे तब। चलिए अब पढ़ते हैं अंतःस्रावी तंत्रिका। अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर की विभिन्न
क्रियात्मक प्रक्रिया को प्रेरित प्रभावित करती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले सूक्ष्म स्राव हार्मोन शरीर की तमाम सूक्ष्म एवं स्थूल प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव डालते हैं। इन ग्रंथियों के स्राव में थोड़ा भी असंतुलन पैदा होने पर शरीर पर इसके प्रभाव प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। हमारे शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहा जाता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। स्थिति, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। मनुष्य में इसका वजन लगभग 0.5 to 1 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के थर्ड वेंट्रिकल के सतह से एक पतला डंठल से लटकता है, जिसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। संरचना, पीयूष ग्रंथि दो भाग में बंटी होती है, अग्रभाग एंटीरियर पिट्यूटरी तथा पश्च भाग पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इन दोनों के बीच के भाग की पार्ट इंटरमीडिएट। रेशमी जी रुकेंगे, ऊपर से लेकर आएंगे जहाँ से तंत्रिका ये अंतःस्रावी तंत्र है और ऊपर करेंगे। बस इसको देखते हैं हम। अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र, जब हम लोग सिस्टम देख रहे थे वहां पे सभी सिस्टम तो अभी पढ़ा नहीं है, ये तो आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसलिए यहाँ पर सभी सिस्टम मेंशन नहीं है। पर एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, हमारे 5th नंबर का सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के 11 सिस्टम है। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है क्या, इस ग्रंथि से ही हमारे 9 ग्लैंड्स कनेक्ट हैं। उन्हीं ग्लैंड से हमारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन। पैराथायराइड से पैराथायरॉन, पैनक्रियास से इंसुलिन। तो ये सब क्या है, ये ग्लैंड्स हैं और इनसे पैनक्रियास ग्लैंड है, और कौन सा हार्मोन निकल रहा है, पैनक्रियास से इंसुलिन निकल रहा है। तो अंतःस्रावी ग्रंथ में से हमारे 9 ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं, जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं और पूरे शरीर में वो ब्लड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपना कार्य करते हैं। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर की विभिन्न क्रियात्मक प्रक्रिया को प्रेरित प्रभावित करती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले सूक्ष्म स्राव का मीन्स होता है जो सिक्रेशन है, जो लिक्विड आ रहा है। सूक्ष्म स्राव हार्मोन शरीर के तमाम सूक्ष्म एवं स्थूल प्रक्रियाओं पर अपना प्रभाव डालते हैं। इन ग्रंथियों के स्राव से थोड़ा सा भी असंतुलन पैदा होने पर शरीर पर इसके प्रभाव प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। हमारे शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है। फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है, ये थर्ड आई, आज्ञा चक्र। हाइपोफिसिस सेरेब्री भी कहा जाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। थर्ड आई, मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड हिंदी में आज्ञा चक्र कहा जाता है। स्थिति, पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार की होती है। मनुष्य में इसका वजन लगभग 0.5 to 1.0 ग्राम होता है। यह मस्तिष्क के थर्ड वेंट्रिकल की सतह से एक पतला डंठल से लटकता है, जिसे इन्फंडिब्युलियम कहते हैं। ये क्या है हमारा, ये इसमें ध्यान क्या रखना है, किसकी बात कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को किन किन नामों से जाना जाता है, थर्ड आई, मास्टर ग्लैंड और आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। फिर इसी में आगे देखते हैं, 42 पेज नंबर ओपन करेंगे। 42 प्लीज, जो भी मॉनिटर कर रहे हैं 42 पेज नंबर ओपन करेंगे। ठीक है, और ऊपर कर देंगे, और ठीक है, चलिए। संरचना, पीयूष ग्रंथि दो भागों में, इसकी संरचना पीयूष ग्रंथि दो भागों में बटी होती है। अग्र भाग मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर मीन्स आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर मीन्स पीछे वाला हिस्सा। इन दोनों के बीच में के भाग को पार्स इंटरमीडियर कहते हैं। अग्र भाग जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है के निम्न
निम्नलिखित प्रमुख हार्मोन स्रावित होते हैं, वो स्रावित करते हैं कौन कौन से हार्मोन है एक बार देखेंगे। फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। जब किसी बच्चे का विकास कब होता है, बोन्स डेवलप कब होते हैं, जब ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है। कहां से सिक्रेट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। फिर है इसी में दूसरा जो हार्मोन है हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है। ये हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इस हार्मोन की आवश्यकता से कम स्राव से बच्चों में बौनापन आ जाता है। यदि सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन है ये प्रॉपर मात्रा में सिक्रेट नहीं होगा तो बच्चों की जो हाइट है वो नहीं बढ़ेगी। फिर है और इसके अधिक स्राव से भीमकाय। देखा है बहुत सारे बच्चे कम उम्र में ही बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं। तो ये क्या, जिम्नास्टिक मीन्स बहुत मोटे लंबे चौड़े बच्चे दिखाई देने लगते हैं। वो कब हो रहा है, जब जो हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है ये अधिक स्राव होगा तो बच्चे अपनी उम्र से अधिक बड़े दिखाई देने लगेंगे। और जब ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है ये कम सिक्रेट होगा तो बच्चे बौने रह जाएंगे, नाटे रह जाएंगे। फिर क्या है, इसी में हम लोग आगे देख रहे हैं। वयस्कों में आवश्यकता से अधिक स्राव होने पर एक्रियोमेगली हो जाता है। एक्रियोमेगली में हाथ, पैर, सिर आदि की असाधारण वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो कि सामान्य मनुष्यों से अलग लोग दिखाई देने लगते हैं। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी हार्मोन यदि आवश्यकता से अधिक हमारे शरीर में सिक्रेट होगा तो भी हानिकारक है, और आवश्यकता से कम सिक्रेट होगा तो भी हानिकारक है। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन और लैक्टोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन स्त्रियों में दूध के स्राव को संतुलित करता है तथा गर्भावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम को व्यवस्थित करता है। मीन्स जो फीमेल फीडिंग कराती हैं बच्चों को, उनको कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां से सिक्रेट हो रहा है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट। इसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग ACTH हार्मोन है जो हमारा एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। ये हार्मोन शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास तथा एड्रीनल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है। इसके ज्यादा स्राव से एडिसन रोग होता है। अब इसमें कुछ ऐसे नाम है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है समझ में भी ना आ रहा हो, लेकिन ओवरऑल इतना तो समझ में सबको आ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे वो एंडोक्राइन जो हमारा सिस्टम है उससे हमारे सभी ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं। सभी ग्लैंड से अपने अपने हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखने में हमें सहायता देते हैं। कोई भी हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाए तो भी हमारा शरीर और मन रोगी हो जाएगा, और कोई भी हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो भी हमारा शरीर और मन रोगी होगा। तो ये हमें क्या ध्यान में रखना है कि कौन से हार्मोन को कितनी आवश्यकता है हमारे शरीर की, या कितनी मात्रा में हार्मोन सिक्रेट करना चाहिए। तो हार्मोन के सिक्रेशन के लिए कि प्रॉपर मात्रा में हार्मोन सिक्रेट हो, इसके लिए हमें योग की आवश्यकता है। जितना ढंग से हम योग में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान, सटकन का अभ्यास करते हैं उतना ही सही ढंग से हमारे शरीर में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अब आपकी एक क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा लग रहा था हो जाएगा कोर्स, लेकिन नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो कल रखा जाता है या परसों मंडे को रखी जाती है, ये डिपेंड करेगा भैया के ऊपर। चलिए अभी सब लोग बैठेंगे शांति पाठ के लिए, और सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पूरा सिलेबस को डेली रिवीजन करते चले तो ही आप समझ पाएंगे और पेपर देने के योग्य बनेंगे। शांति शांति शांति। सर्वारिष्ठ सुशांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। नमस्ते मैडम।